वो लोग कुछ देर कश्मीर की सूरत हाल पर गुफ्तगू करते रहे। फिर बाबू रुखसत हो गया। बाबू महफूज के जाने के बाद वो दोनों देर तक बैठे बातें करते रहे। फिर अपने अपने कमरों में चले गए। शेर अली ने पहले ही उन्हें बता दिया था, अगर वो चाहें तो एक ही कमरे में सो जाएं और चाहें तो अलग अलग कमरों में। 3 दिन गुजर गए। इस दौरान वो बहुत कम घर से निकले थे। उस रात 8 बजे के करीब शेर अली ने बताया कि बाबू महफूज फ़ोन पर उनसे बात करना चाहता है। तारिक लपक कर उठा और टेलीफोन वाले कमरे में आ गया। फ़ोन का रिसीवर अलग रखा हुआ था। तारिक ने रिसीवर उठा लिया। यस, तारिक बोल रहा हूँ, वो माउथ पीस में बोला। तुम्हारा दूसरा साथी कहाँ है? रिसीवर पर आवाज़ उभरी। वो अपने कमरे में है, तारिक ने जवाब दिया। ठीक है, तुम दोनों रात 10 बजे होटल उबेराओ पहुंच जाओ। मैं क्रिस्टल बार रूम में तुम्हारा इंतज़ार करूंगा। रिसीवर पर कहा गया। होटल ओबराय। किसी भी टैक्सी वाले को नाम बताओगे तो वो तुम्हें ओबराय पहुंचा देगा, बाकी बातें वहीं होंगी। दूसरी तरफ से कहा गया और लाइन बेजान हो गई। तारिक ने रिसीवर रख दिया और सलीम वाले कमरे में आ गया। शेर अली भी वहीं मौजूद था। उसने सलीम को बताया कि बाबू महफूज ने 10 बजे उन्हें होटल ओबराय में बुलाया है और फिर वो शेर अली से ओबराय के बारे में पूछने लगा। वो ठीक 10 बजे ओबराय पहुंच गए। होटल की रौनक इस वक्त उरूज पर थी। बार रूम की तमाम ही मेज़ें भरी हुई थीं। सामने स्टेज पर नीम उड़िया लिबास में एक रगासा हेजान खेज मौसीकी की धुन पर रक्स कर रही थी। तारिक और सलीम क्रिस्टल बार रूम में दाखिल होकर मुतजस्सिद निगाहों से चारों तरफ देखने लगे, लेकिन बाबू महफूज का चेहरा उन्हें दिखाई नहीं दिया। वो उसे तलाश कर ही रहे थे कि बाएं तरफ की मेज़ पर बैठी हुई एक लड़की उठकर उनकी तरफ आने लगी। पहले उनका ख्याल था कि वो लड़की बाहर जा रही है, लेकिन वो दरवाजे की तरफ बढ़ने की बजाय सीधी उनकी तरफ आने लगी। उसके होंठों पर बड़ी दिलकश मुस्कुराहट थी। तारिक के अंदाजे के मुताबिक उसकी उम्र 21-22 साल के लगभग रही होगी। माथे पर चमकती हुई बिंदिया उसे हिंदू घराने का फ़र्द जाहिर कर रही थी। नमस्कार। उसने करीब पहुंचकर बारी बारी उन दोनों को प्रणाम किया। इसके साथ ही उसके होंठों की मुस्कुराहट गहरी हो गई। अगर मैंने गलत नहीं पहचाना तो आप मिस्टर तारिक और मिस्टर सलीम हैं। मैं यहाँ आपका ही इंतज़ार कर रही थी। हमारा इंतज़ार? तारिक ने कहा। उसने हैरत से सलीम की तरफ देखा, फिर उस लड़की की तरफ मुतवज्जा हो गया। हमारे नाम तो वो ही हैं जो आपने बताए हैं देवी जी, लेकिन आपको यकीनन गलत फहमी हुई है। हम तो आपको बिल्कुल नहीं जानते, बल्कि किसी को भी नहीं जानते। दिल्ली में बिल्कुल अजनबी हैं। भला आपको हमारा इंतज़ार क्यों होने लगा? आप दूसरों के लिए अजनबी ज़रूर हैं, लेकिन मेरे लिए नहीं, लड़की ने कहा। बाबू महफूज ने मुझे आपके बारे में अच्छी तरह समझा दिया था, इसलिए तो मैंने आपको पहचानने में ज़रा भी गलती नहीं की। बाबू महफूज? तारिक के मुंह से बेख्तियार निकला। जी हाँ, वो किसी वजह से क्रिस्टल बार रूम में नहीं आ सके। मुझे इसीलिए यहाँ बिठाया गया था ताकि आपको उन तक पहुँचा दूँ। वैसे मेरा नाम बमला है, मेरे साथ आइए। लेकिन आपके साथ? तारिक ने उसकी मेज़ की तरफ देखा जहाँ से बमला उठकर आई थी। मेज़ पर एक लड़की और 2 आदमी नज़र आ रहे थे। चेहरा सिर्फ एक आदमी का दिखाई दे रहा था। वो स्याह सूट में था और दाएं कान की लो से रुखसार की तरफ तकरीबन 2 इंच लंबा गहरे ज़ख्म का पुराना निशान नज़र आ रहा था। वो मेरे साथी नहीं हैं, बमला ने जवाब दिया। मैं उस मेज़ पर अकेली बैठी थी। बाकी सीटें खाली देखकर ये लोग बैठ गए। क्या ख्याल है? तारिक ने सवालिया निगाहों से सलीम की तरफ देखा। मजबूरी है भाई, इसी के साथ चलो, सलीम ने जवाब दिया। आइए। बमला ने दरवाजे की तरफ इशारा किया। बाहर मेरी गाड़ी मौजूद है, हमें वहां पहुंचने में भी आधा घंटा लग जाएगा। वो दोनों बमला के साथ पार्किंग में आ गए। बमला स्याह रंग की एक सेडान के करीब रुक गई। उसने हैंड बैग में से चाबियों का गुच्छा निकालकर एक चाबी से स्टीयरिंग साइड का दरवाज़ा खोला और अंदर बैठकर पिछली नशिस्त का दरवाज़ा अनलॉक कर दिया। बमला ने गाड़ी स्टार्ट कर दी। उनके बैठते ही गाड़ी एक हल्के से झटके से हरकत में आ गई। वो दोनों खिड़कियों से बाहर देखते रहे और गाड़ी शहर की मुख्तलिफ सड़कों पर दौड़ती रही। बमला ड्राइविंग करते हुए बार बार अकबी मंजर पेश करने वाले आईने में देख रही थी। कुछ देर बाद उसने बातों का सिलसिला शुरू कर दिया। वो उनसे दरियाफ्त कर रही थी कि कश्मीर से कब आए और यहाँ उनका मिशन क्या है। तारिक उसे सही बात बताना चाहता था, लेकिन दफातन उसके जहन में ख्याल आया कि बमला हिंदू है। वो बाबू महफूज की कोई जानने वाली तो हो सकती है, लेकिन राजदान नहीं। किसी मजबूरी के तहत बाबू महफूज ने उसे यहाँ भेज दिया गया होगा, लेकिन उन दोनों को साथ ले आए। लेकिन इसका ये मतलब हरगिज़ नहीं हो सकता कि वो कुछ और भी जानती हो। कश्मीर से आए हो
तो 3-4 दिन तो हो चुके होंगे, लेकिन तुम्हारी मिशन वाली बात हमारी समझ में नहीं आ सकी, तारिक ने जवाब दिया। इसके साथ ही सलीम को कोनी मारकर ज़ुबान बंद रखने का इशारा कर दिया था। अरे, उन्होंने तुम्हें मिशन के बारे में नहीं बताया? बमला ने हैरत का इजहार किया। नहीं, हम किसी मिशन के बारे में कुछ नहीं जानते, तारिक ने जवाब दिया। हैरत है, बमला बोली। ओ, तुम लोग शायद मुझे इसलिए कुछ नहीं बताना चाहते कि मैं हिंदू हूँ, लेकिन तुम लोग ये भी जानते होगे हर मुल्क में कुछ ऐसे लोग ज़रूर होते हैं जिन्हें अपनी हुकूमत की पॉलिसियों से शदीद इख्तलाफ होता है। यहाँ मैं अपनी मिसाल दे सकती हूँ। मुझे भारतीय हुकूमत की पॉलिसियों से शदीद इख्तलाफ है। मैं समझती हूँ कि हकदार को उसका हक मिलना चाहिए। कश्मीर के मुसलमान बरसगीर की तकसीम के वक्त से ही कश्मीर में हक़ खुदरादियत का मुतालबा कर रहे हैं, ताकि वो अपना ये फ़ैसला सुना सकें कि वो भारत के साथ रहना चाहते हैं या पाकिस्तान के साथ, या ख़ुद मुख्तार रियासत कायम करना चाहते हैं। वैसे मैं समझती हूँ कि कश्मीरी मुसलमान 12 मरतबा अपना ये फ़ैसला सुना चुके हैं। इसी तरह सिख आज़ाद खालिस्तान रियासत के क़याम का मुतालबा कर रहे हैं। ये उनका हक़ है। हर कौम अपने मज़हब, तहज़ीब व तमद्दुन और अपने कल्चर का तहफ़्फ़ुज़ चाहती है। ये उसका हक़ है और मैं समझती हूँ कि उन्हें ये हक़ मिलना चाहिए। मेरा यही नज़रिया मुझे बाबू महफूज के करीब ले आया था। मैं बहुत अरसा से बाबू महफूज के साथ हूँ। वो अपनी कोई बात मुझसे नहीं छुपाते। तो फिर आपको उसके मिशन के बारे में भी मालूम होना चाहिए था, जिसका अभी आपने जिक्र किया है, सलीम ने कहा। चंद रोज़ पहले उन्होंने तज़किरा किया था, मगर इस सिलसिले में तफसील से गुफ्तगू नहीं हो सकी थी। सिर्फ इतना बताया था कि इस मिशन की तकमील के लिए चंद आदमी आने वाले हैं। हमें इस मिशन के सिलसिले में कुछ इल्म नहीं, और ना ही हम इस सिलसिले में यहाँ आए हैं। हम तो रोज़गार की तलाश में यहाँ आए हैं, तारिक ने जवाब दिया और बाहर देखने लगा। सेडान इंडियन गेट के करीब से घूमकर मिथरार रोड पर आ गई थी। ये सड़क शहर के किनारे से गुजरकर मिथरा और आगरा की तरफ चली गई थी, लेकिन कुछ ही आगे जाने के बाद गाड़ी दरिया जमुना की तरफ जाने वाली एक जैली सड़क पर मुड़ गई। उस सड़क पर आगे जाकर शहनशाह हुमायूं का मकबरा था। एक सड़क मकबरे के ऊपर से घूमकर जमुना की तरफ चली गई थी और सेडान उसी सड़क पर जा रही थी। ये तुम हमें कहाँ ले जा रही हो? सलीम ने चौंक कर पूछा। बाबू महफूज के पास, बमला ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। बाबू महफूज के ओबराय ना आने की वजह यह है कि वो सिक्योरिटी वालों की नज़रों में आ चुका है। वो इस वक्त एक नहायत महफूज मकाम पर है। सलीम खामोश हो गया। दोनों ने मैंने खेज निगाहों से एक दूसरे की तरफ देखा। बाहर तारीकी थी, कहीं कहीं रोशनी दिखाई दे रही थी। सेडान की रफ्तार कम होने लगी और आखिरकार वो दरिया के करीब एक खंडर नुमा इमारत में दाखिल होकर रुक गई। बमला ने कार का इंजन बंद कर दिया। वो दोनों भी बमला के साथ कार से उतर आए। इमारत के सामने एक वसी बरामदा था। सुर्ख ईंटों की सीढ़ियाँ टूट फूट चुकी थीं। ये इमारत भी गालबन शहनशाह हुमायूं के दौर की थी, जो अंधेरा होने के बावजूद खासी शिकस्ता दिखाई दे रही थी। बरामदा अबूर करने के बाद वो एक ग़ुलाम गर्दिश में दाखिल हो गए। ग़ुलाम गर्दिश का फर्श टूटा हुआ था। उन दोनों को बार बार ठोकर लग रही थी, लेकिन बमला उनके आगे आगे तारीकी में इस तरह चल रही थी जैसे ये रास्ता उसका देखा भाला हो। तारिक और सलीम के दिलों में वसवसे सर उभार रहे थे। तारिक सोच रहा था कि उनके साथ धोखा तो नहीं किया जा रहा था। उसने सलीम को कोनी मारकर मोहतात रहने का इशारा किया और तारीकी में बमला के पीछे पीछे चलते रहे। आखिरकार बमला एक दरवाजे के सामने रुक गई। उसने मुड़कर उन दोनों की तरफ देखा और चौबी दरवाजे पर हाथ का दबाव डाल दिया। भारी चौबी दरवाज़ा चरचराहट की आवाज़ के साथ खुलता चला गया। चरचराहट की उस आवाज़ ने तारीकी और सन्नाटे में बड़ा पुरअसरार तअस्सुर पैदा किया था। कमरे में भी गहरी तारीकी थी, लेकिन इस तारीकी में किसी के गहरे गहरे सांस लेने की आवाज़ साफ सुनाई दे रही थी। तारिक को समझने में देर नहीं लगी कि वो वाकई किसी साजिश का शिकार हो गए थे, लेकिन अब सोचने का वक्त गुजर चुका था। उसने सलीम का हाथ पकड़ लिया और उसकी तरफ झुकते हुए सरगोशी की। होशियार रहना सलीम, मुझे किसी गड़बड़ का एहसास हो रहा है। सलीम ने जवाब देने की बजाय आहिस्ता से उसका हाथ दबा दिया। ये तो कोई खंडर लगता है। तुम हमें कहाँ ले आई हो बमला? तारिक ने कहा। ये इमारत वाकई खंडर है। बाबू महफूज यहीं है, अभी तुम्हारे सामने आ जाएगा, बमला ने जवाब दिया और फिर कदरे बुलंद आवाज़ में पुकारा। बाबू महफूज, मैं हूँ बमला, तुम्हारे दोस्तों को ले आई हूँ। इसके साथ ही कमरे में तेज़ रोशनी फैल गई। एकदम रोशनी हो जाने से उनकी आंखें चुंधिया गईं, लेकिन चंद सेकंड बाद उनकी आंखें रोशनी से मानूस हुईं।
तो इनके साथ ही उनके रोंगटे खड़े हो गए। कमरा खासा वसी और रीज़ था। रोशनी का इंतज़ाम आर्जी तौर पर किया गया था। दाएं तरफ वाली दीवारों के साथ कम से कम 1 दर्जन ऐसे आदमी खड़े थे जिनके हाथों में ऑटोमेटिक राइफलें थीं और राइफलों का रुख इन्हीं की तरफ था। और सबसे ज़्यादा खौफनाक हकीकत ये थी कि कमरे के दरमियान में कुर्सी पर बाबू महफूज बैठा हुआ था। उसके हाथ पैर कुर्सी से बंधे हुए थे और मुंह में कपड़ा ठुंसा हुआ था। तारिक ने बमला की तरफ देखा। उसके होंठों पर गहरी मुस्कुराहट थी और वो मुस्कुराती हुई निगाहों से उनकी तरफ देखते हुए उनसे दूर हट रही थी। ये रहा तुम्हारा बाबू महफूज, इससे मिलकर यकीनन तुम्हें खुशी होगी। बमला ने दीवार के साथ खड़े हुए एक गनमैन के करीब रुकते हुए कहा। हरामजादी कुतिया, सलीम चीखने लगा। तुम धोखे से हमें यहाँ लेकर आई हो। आखिर तुम क्या साबित करना चाहती हो? साबित तो हो चुका। बमला मैंने खेज अंदाज में मुस्कुराई। बाबू महफूज का नाम तुम्हें यहाँ खींच लाया। क्या ये सबूत काफ़ी नहीं है कि तुम दोनों भी बाबू महफूज के साथी हो? और बाबू महफूज इस मुल्क का गद्दार है। इसका तल्लुक़ कश्मीरियों के एक ऐसे गिरोह से है जो रियासत में भारतीय हुकूमत को नाकाबिले तलाफ़ी नुकसान पहुँचा चुके हैं और तहरीक आज़ादी के नाम पर हुकूमत के ख़िलाफ़ तखरीबी सरगर्मियाँ जारी रखे हुए हैं। इस गिरोह ने भारतीय हुकूमत के ख़िलाफ़ एक ख़तरनाक मंसूबा तैयार किया है और इस प्रोग्राम का सरगना बाबू महफूज ही है। हमें इस साजिश का पता उसी वक्त चल गया था जब 2 माह पहले बाबू महफूज श्रीनगर गया था। हमारी इत्तला के मुताबिक 2 तरबियत याफ्ता कश्मीरी गुरीले इस मिशन की तकमील के लिए दिल्ली आने वाले थे। जाहिर है वो कश्मीरी गुरीले यहाँ पहुँचकर बाबू महफूज से रब्ता कायम करते और उसकी हिदायत पर अमल करते। हमने बाबू महफूज की निगरानी जारी रखी। तुम दोनों के बारे में हमें उसी रोज़ पता चल गया था जब तुम दोनों ने मज़दूरों के बेस में उससे रब्ता कायम किया था। तुम्हारे आने के बाद उस मकान की भी निगरानी होती रही जिसमें तुम लोग क़याम पज़ीर थे। उस मकान की निगरानी 24 घंटे हो रही थी। मुमकिन है हम लोग कुछ रोज़ और इंतज़ार करते, लेकिन आज शाम बाबू महफूज को हमारे एक आदमी पर शुबा हो गया। हमारा वो आदमी उसके मुनीम की हैसियत से उसके पास काम कर रहा था। उस पर शुबा होते ही बाबू महफूज ने उसे शाम को अपने घर बुला लिया और उसे कत्ल करने की कोशिश की। लेकिन मुनीम की कलाई पर बंधी हुई घड़ी में एक नन्हा सा लेकिन निहायत ताकतवर ट्रांसमीटर पोशीदा था। बाबू महफूज की नीयत भांपकर मुनीम ने मौका पाते ही ट्रांसमीटर ऑन कर दिया। इस तरह इनकी गुफ्तगू हमारे हेडक्वार्टर में सुनी जाने लगी। बाबू महफूज को यकीन हो चुका था कि मुनीम अब उसके घर से ज़िंदा नहीं निकल सकेगा। उसने कुछ ऐसी बातें भी कह डाली जिससे हमें ना सिर्फ पता चल गया कि 2-1 रोज़ में साजिश पर अमल होने वाला है और हमें यह भी पता चल गया कि वो मुनीम को कत्ल करने वाला है। हेडक्वार्टर ने फ़ौरन ही अपने उन आदमियों को इतला कर दी जो बाबू महफूज के घर के आसपास तैनात थे। उन्होंने मकान पर रेड कर दिया। बाबू महफूज ने फ़रार होने की कोशिश की मगर कामयाब ना हो सका। अगर हम चाहते तो दूसरे मकान पर रेड करके तुम लोगों को भी गिरफ्तार कर सकते थे, लेकिन हम ना तो जनता में खौफो हिरास फैलाना चाहते थे और ना ही इस वाक़े की तशहीर करना चाहते थे। इसलिए एक और मंसूबा तैयार किया गया। बाबू महफूज की आवाज़ में तुम्हें फ़ोन पर इतला दी गई कि वो 10 बजे ओबराय में तुम्हारा इंतज़ार करेगा। वहाँ मैं तुम्हारी मुंतज़िर बैठी थी। इसके बाद तो तुम लोग जानते ही हो कि किस तरह कच्चे धागे से बंधे चले आए हो। सच कहा है किसी ने, हुस्न शबाब में बड़ी ताकत होती है। हम थूकते हैं तुम्हारे हुस्न शबाब पर, तारिक ने नफ़रत से कहा। वैसे तुमने बड़ी दिलचस्प कहानी सुनाई है, लेकिन इस कहानी में हम दोनों कहीं भी फिट नहीं होते। अगर तुम लोग इस कहानी में फिट ना होते तो तुम्हारी तरफ आंख उठाकर भी ना देखा जाता। लेकिन ये तुम लोगों की बदकिस्मती है कि ये हकीकत हम पर खुल चुकी है कि तुम दोनों इस कहानी के अहम तरीन किरदार हो। वैसे ये अलग बात है तुम्हें अपना घराना रोल अदा करने का मौका नहीं मिल सका, बमला ने मुस्कुराते हुए कहा। हमारा इस कहानी में कोई रोल नहीं है, तारिक ने जवाब दिया। हम तो रोज़गार की तलाश में यहाँ आए हैं। बाबू महफूज हमारे गांव का रहने वाला है, इसलिए यहाँ आते ही हमने उससे रब्ता कायम किया था ताकि रहने का कोई ठिकाना तो मिल सके और इसी के ज़रिए रोज़गार का कोई बंदोबस्त हो सके। अगर ये बता दो कि तुम लोग यहाँ किस मिशन पर आए हो तो शायद। हम किसी मिशन के बारे में नहीं जानते, तारिक ने उसकी बात काट दी। मैं चाहती थी कि तुम लोगों पर कोई सख्ती ना हो, लेकिन मजबूरी है। रतुमल को जहमत देना ही पड़ेगी। वो ज़बान खुलवाने के जदीद तरीन तरीके जानता है। बमला ने यह कहते हुए एक तरफ इशारा किया। उस तरफ दीवार के करीब ही एक स्टैंड पर सर्च लाइट लगी हुई थी।
कमरे में रोशनी उस लाइट की थी, उसके पीछे तारीकी थी। दूर कहीं से फटफट की हल्की सी आवाज़ उभर रही थी। ये शायद जनरेटर की आवाज़ थी। बमला के इशारा पाकर एक देवकावत आदमी तारीकी से निकलकर सामने आ गया। उसका कद किसी भी तरह 6.5 फुट से कम नहीं था। फ्री स्टाइल रेसलर की तरह भारी भरकम जिस्म पर सिर्फ पतलून थी, जिस पर चौड़ी बेल्ट बंधी हुई थी। सीना रीछ की तरह बालों से भरा हुआ था। गंजे सर पर कदरे दाएं तरफ तकरीबन 1 बाली लंबी चुटिया लटकी हुई थी। वो भारी कदमों से चलता हुआ तारिक के सामने आकर रुक गया और सुर्ख आंखों से उसे ऊपर से नीचे तक घूरने लगा। क्यों अपनी जान के दुश्मन हो रहे हो बालक? उसने तारिक के चेहरे पर नज़रें जमाते हुए पूछा। देवी जी जो कुछ पूछ रही हैं बता क्यों नहीं देते? जब कुछ जानते नहीं तो क्या बताएं? मैं तुम्हारी ज़ुबान से वो निकलवाना जानता हूँ जो देवी जी सुनना चाहती हैं। देव कामर रत्तुमल ने कहते हुए उसे सर के बालों से पकड़ लिया। उसने इस तरह झटका दिया कि तारिक अपनी जगह पर खड़े खड़े घूम गया। उसके मुंह से बेख्तियार कराह निकल गई। रत्तुमल ने एक हाथ उसकी गर्दन पर रखा और दूसरा कमर पर जमा दिया। दूसरे ही लम्हे उसने तारिक को अपने हाथों पर से सर से ऊपर उठा लिया और घुमाकर पूरी कुव्वत से एक तरफ उछाल दिया। तारिक भद की आवाज़ से सर्च लाइट वाले स्टैंड के करीब जाकर गिर गया।